हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंद्राणी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फिर उसी वीडियो में चर्चा की गई है कि क्या इफेक्ट्स है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो आज का जो लेक्चर होगा वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो लगातार बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ये जो एक्सटिंक्शन का रेट स्पीड अप हो गया है, इसको हम कैसे मिनिमाइज करें, कैसे कम करें, किस तरीके से हम अपने बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आज का जो क्लास है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आपको क्वेश्चन क्या आता है कि क्या क्या मेथड्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। तो इसके दो मेथड हैं या दो अप्रोचेस के थ्रू जो है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। पहला मेथड है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा तरीका है मेरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट में आएगा। आज मैं इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बताऊंगी। इन सीटू कंजर्वेशन होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। और एक्स सीटू क्या होता है? ऑफ साइट, ऑफ साइट। पहले समझिए कि ऑन साइट क्या है और ऑफ साइट क्या है। जो स्पीसीज जहां है उसको उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल एरिया में प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करने को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। वी विल टेक एन एग्जांपल। सपोज करिए कि टाइगर, वो हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो अगर हमको टाइगर को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो टाइगर को तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ही, साथ में वो जिस फॉरेस्ट में रह रहा है उसको भी हमको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या है? ऑफ साइट कंजर्वेशन। अगर वो स्पीसीज, यहां भी हम टाइगर के एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि टाइगर जो है, समझिए कि फॉरेस्ट में एकदम इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और वहां धीरे धीरे उसका और लॉस जो है वो कंटिन्यू होते जा रहा है। तो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्पीसीज को कहीं कैप्टिविटी ब्रीडिंग प्रोग्राम में शिफ्ट कर देते हैं या जू में ला करके रख देते हैं। तो क्या जू टाइगर के रहने का जगह नहीं, उसका रहने का जगह नेचुरल क्या है? फॉरेस्ट में। लेकिन हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्या उसको किल करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। तो वैसे को हम बोलते हैं ऑफ साइट, मतलब नेचुरल जगह में नहीं, नेचुरल हैबिटेट में नहीं, कहीं दूसरे जगह ना, नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग हट करके सेम एरिया, सेम वही इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं और वहां पे स्पीसीज को कंजर्व करते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। दैट वी विल टेक अप इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। तो आज जो मेरा है वो हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में तीन तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन के थ्रू स्पीसीज को कंजर्व करना और प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहले यहाँ दो बात को हम समझेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया और हॉट स्पॉट्स। और अब बात करते हैं हॉट स्पॉट्स के बारे में। इंडिया में 4 हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट्स वैसे एरिया है जो बहुत रिच है फ्लोरा और फौना में और एंडीज में। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? वैसे स्पीसीज जो सिर्फ अपने ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं। अगर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा तो इनका डेथ हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्लांट आप कहीं गए और वहां बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, आपको बहुत अच्छा लगा कि हम अपने यहाँ भी लेकर के चलते हैं, अपने यहाँ लगाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? प्लांट हमारा डेड हो जा रहा है, क्योंकि वो अपने हवा पानी में रहने के लिए अडेप्टेड था। आप उसको दूसरी जगह शिफ्ट करिएगा तो वो उसका क्या हो रहा है? डेथ हो जा रहा है। तो वैसे स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और हॉट स्पॉट्स वाले रीजन में, एंडेज में जो है वो हमको देखने को मिलता है। इंडिया में 4 हॉट स्पॉट्स हैं, 4 एरिया जो है हमारा हॉट स्पॉट्स है जिनको घोषित किया गया है। पहला हिमालयाज, जो भी हमारा हिमालयाज रीजन है वो। सेकंड है हमारा इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन।
थर्ड है हमारा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। और चौथा है हमारा सुंदरलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, सुंदरलैंड। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ कि क्या होता है एंडेमिक स्पीसीज। जैसे देखिए कंगारू, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक स्पीसीज है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिल रहा है। पर्पल फ्रॉग की बात करें तो इंडिया में मिल रहा है वेस्टर्न घाट्स में। इसको 2003 में कुछ साइंटिस्ट बॉटनिस्ट जब घूम रहे थे केरला के रीजन में तो उनको पर्पल फ्रॉग दिखा। क्या बिहार के किसी भी रीजन में पर्पल फ्रॉग को देखा गया है? आंसर इज नो, क्योंकि पर्पल फ्रॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमको अपने एरिया में ही देखा जाता है और विदेशों में ये स्पीसीज काफी महंगे बिकते हैं। तो जो लोकल लोग हैं कुछ पैसा के लिए इस स्पीसीज को क्या करते हैं, बाहर सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते चला जा रहा है। और ये जो 4 एरिया है इनको हॉट स्पॉट्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत रिच है, एंडिज्म है। जो स्पीसीज है एक तो वो बहुत कम लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में मिल रहे हैं और धीरे धीरे अगर इसी तरीके से इनका लॉस होते रहा तो ये स्पीसीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। अब देखिए प्रोटेक्टेड एरिया को मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स इकोसिस्टम अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब ये जो एरिया है एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है प्रोटेक्टेड एरिया, जिसके अंदर जो हमारे स्पीसीज हैं इनको मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या क्या है इंडिया में? नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स। दूसरा है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब देखिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। मैं कुछ डायग्राम आगे लगा रही हूँ जिनके थ्रू आप समझेंगे, कुछ फिगर्स के थ्रू हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पर्पल फ्रॉग का फोटो लगाया है। पर्पल फ्रॉग जो है इसको महाबली फ्रॉग और पिग्नोस फ्रॉग भी बोलते हैं। ये एंडेमिक स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये बहुत कम लिमिटेड जगह में है, इसलिए ये एंडेमिक स्पीसीज है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम फ्लाइंग स्क्वायरल का लगाए हैं पिक्चर। ये नामदाफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर मिलता है। तो ये भी एंडेमिक है, स्पेशली टू अरुणाचल प्रदेश इंडिया में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निपेंथिस खासियाना। ये एंडेमिक है खासी और गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय इंडिया में। तो ये जो ये प्लांट जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पीचर प्लांट इसको बोलते हैं। तो ये सब जो है सिर्फ अपने अपने जगह में अपने अपने हवा पानी में ही ग्रो करते हैं। तो ये कुछ एंडेमिक स्पीसीज़ का फ़ोटो था। अब इन सीटू कंजर्वेशन का जो 3 मैंने मेथड बताया है या जो 3 अप्रोचेज़ है उसके बारे में हम एक के बाद एक जानते हैं। सबसे पहला इस लिस्ट में है नेशनल पार्क। A national park is a reserve of land usually owned by national government. It is tract of land which is declared public property to preserve and develop for the purpose of recreation and culture. It is protected from human development activities and pollution. National park are protected areas of IUCN category 2. सबसे पहला जो नेशनल पार्क था वो येलो स्टोन नेशनल पार्क था कैलिफोर्निया में। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वाज हेले नेशनल पार्क, जिसको आज के डेट में हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1935। तो जो नेशनल पार्क है वो भी हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है IUCN कैटेगरी 2 के अंतर्गत। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो एनी ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इन नेशनल पार्क। आप जब तीनों में डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे तो एक बात एकदम याद रखना है कि नो एनी ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इन नेशनल पार्क। इन नेशनल पार्क ऑल प्राइवेट राइट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट एंड ऑल फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस and other uses such as grazing of domesticated animals are prohibited। तो आप जानवर को चारा के लिए ले आइए या किसी भी तरीके से आप लकड़ी को कट करिए, वुड कटिंग का काम, ये सब यहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होता है।
अब मैंने यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क लोकेशन के साथ लिखा है। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है, बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और गिर नेशनल पार्क गुजरात में। हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ लिखना चाहिए। अब देखिए कुछ फेमस नेशनल पार्क्स का यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एकदम ओल्डेस्ट पार्क है हमारे कंट्री में। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। रणथंबोर नेशनल पार्क, यहाँ पर इम्प्रेसिव टाइगर्स आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस नेशनल पार्क। उसके बाद है आपका गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो बहुत ही गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स सिंस 1965। उसके बाद है आपको सुंदरवन नेशनल पार्क, यहाँ वेराइटी ऑफ मैग्निफिकेंट फ्लोरा और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। उसके बाद है आपका हेमिस नेशनल पार्क, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्नो से कवर्ड होता है एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर द टूरिस्ट फॉर इट्स हेवनली ब्यूटी। अब मैं बात करती हूँ सेंचुरीज़ के बारे में। A sanctuary is a reserve area for the protection of wildlife. Collection of forest product, cutting trees for timber are allowed provided they do not affect the animals। देखिए यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो है यहाँ पर अलाउड है। There are 448 existing wildlife sanctuary in India. Another 217 sanctuaries are proposed in the protected area network report. A wildlife sanctuary is dedicated to protect the wildlife, mainly endangered species. In the sanctuary, killing, hunting or capturing of any species is prohibited. तो ऐसा नहीं कि लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड है तो हम अंदर जा कर के किलिंग कर सकते हैं या हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं। डैट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड except by or under the control of highest authority in the department responsible for management of sanctuary। अब नेशनल पार्क और सेंचुरी के बीच का डिफरेंस समझिए। नेशनल पार्क था वो कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउड था, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड है। यहाँ कुछ सेंचुरी का मैंने नाम लिखा है। राइनो सेंचुरी, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रोकोडाइल सेंचुरी, मस्क डियर सेंचुरी एंड हंगल डियर सेंचुरी। ये कुछ हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो अलग अलग पार्ट में रन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत फेमस आप पढ़िएगा बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, केरला में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है। तो इस तरीके से और कई फेमस जो है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है। और अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स में वेयर होल इकोसिस्टम इज़ कंजर्व्ड, यहाँ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब इंक्लूडेड हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ कम अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप के अंतर्गत आता है ऑफ यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल एरियाज फॉर साइंटिफिक स्टडी। बायोस्फीयर रिजर्व हैव कंसेंट्रिक एरिया जोन्ड फॉर डिफरेंट यूज़। आप देखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। किस जोन में कितना एक्टिविटी अलाउड है और किस जोन को क्या क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे सेंटर का एरिया जो है वो कोर जोन है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउड होगा नेशनल पार्क के जैसा। उसके बाद बफर जोन है। बफर जोन में फॉर टूरिज्म आप यहाँ पे सफारी राइड का मज़ा ले सकते हैं। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यहाँ अपने जानवरों को चारा के लिए चारा अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रांजिशन जोन है अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप कल्टीवेशन, यहाँ एग्रीकल्चर का काम हो सकता है। आप छोटा मोटा घर बना करके जो लोकल ट्राइब्स होते हैं वो यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो ये 3 जोन में जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिवाइडेड होता है। कोर जोन जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं अलाउड है, बफर जोन में टूरिज्म और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स अलाउड है, और ट्रांजिशन जोन में कटिंग ऑफ टिम्बर, फॉरेस्ट्री, क्रॉप कल्टीवेशन, अलाउज ह्यूमन सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउड है। तो अब है कि क्या एडवांटेज है इन सीटू कंजर्वेशन का, इसके बारे में पढ़ते हैं। द फ्लोरा एंड फौना लिव इन नेचुरल हैबिटेट विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस।
जो स्पीसीज जहाँ है अपने नेचुरल एरिया में कंजर्व हो रहा है, वहाँ किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए जो प्लांट लगे हैं या जो भी हमारे एनिमल्स हैं, हमको कोई चिंता नहीं करना है कि शेर आज खाना खाया होगा कि नहीं, उस प्लांट में हम पानी डाले होंगे कि नहीं, अगर उस प्लांट में हम पानी नहीं डाले तो वो प्लांट, वो ट्री हमारा मर जाएगा। ये सब सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ मेंटेन्ड रहता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन में किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है। द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशन प्रोग्रेसेस इन अ नेचुरल वे. In situ conservation provides the required green cover and its associated benefits to our environment. It is less expensive and easy to manage. आप यही सोचिए कि जानवर को अगर आप जू में रख रहे हैं तो कितना हमको मेंटेन करना पड़ता है, पर डे उसके खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में है, हमको कोई चिंता नहीं करना है कि वो स्पीसीज़ वहाँ पर है, आज डियर क्या खाया होगा और आज भालू क्या खाया होगा। तो इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू मैनेज. द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजिनस पीपुल आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. तो जो लोकस इंडिजिनस पीपुल हैं उनका भी जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है, मैनेज रहता है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.